नमस्कार साथियों, काव्य प्रसंग में आपका हार्दिक स्वागत। मैं परमेंद्र सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं वरिष्ठ कवि विष्णु नागर की कुछ कविताएं। इस कविता का शीर्षक है रोना। मैंने सोचा था कि मेरे अनुभव जितने बढ़ते जाएंगे उतना मेरा दिल भी मजबूत होता जाएगा, लेकिन उस दिन मैं गंगूबाई हंगल का गाना सुनकर रो दिया। एक दिन मां पर कविता सुनाते सुनाते रो दिया। 30 बरस पुराने दोस्त ने रूठकर 3 दिन तक फोन नहीं किया तो रो दिया। सीरियल में कोई औरत ग्लिसरीन के आंसू बहाती है तो मेरी आंखें डबडबा जाती हैं। मैं भावुकता के सख्त खिलाफ हूं, मगर रो पड़ता हूं। मैं रोने धोने के विरुद्ध हूं, मगर रो देता हूं। यह कविता लिखते लिखते भी क्या पता मैं रो पड़ूं। हालांकि यह कविता किसी को ठीक ठीक रुलाएगी नहीं, किसी को ठीक ठीक रुलाएगी नहीं। कविता का शीर्षक है हंसने की तरह रोना। कविता का शीर्षक है हंसने की तरह रोना। वो रो रही थी ऐसे जैसे हंस रही हो। सिर्फ उसकी मां को मालूम था कि वो रो रही है। वो रो रही थी ऐसे जैसे हंस रही हो। सिर्फ उसकी मां को मालूम था कि वो रो रही है। मां ने कहा, हमेशा इसी तरह रोना बेटी, वरना ससुराल वाले कहेंगे इसे तो हंसना भी नहीं आता, इसे तो हंसना भी नहीं आता। आप सभी मित्रों का प्यार और सहयोग मिल रहा है। आप सभी से निवेदन है, यदि आपने काव्य प्रसंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। किन कवियों को आप सुनना चाहेंगे, इसके लिए भी हमें टिप्पणी के माध्यम से अवगत कराएं। इससे हमें और बेहतर सामग्री प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। कविता का शीर्षक है तालाब में डूबी 6 लड़कियां। तालाब में डूबी 6 लड़कियां जवान थीं, जवान। उनके भरे हुए स्तन थे, उनके शरीर को छूते करंट दौड़ जाता था। वे गोल मटोल जादू की पुतलियां थीं। उन्हें मरे 2 बरस हो जाएंगे। 5 और 8 और 60 बरस भी हो जाएंगे भरी पूरी जवान लड़कियों की मौत को। 1 शताब्दी बीत जाएगी। ये लड़कियां ऐसे ही नहीं बीतने देंगी शताब्दी। कल ही किसी के सपने में नंगी होकर आएंगी, किसी के हाथ में दे देंगी अपना हाथ, किसी की तरफ आंखें उठाकर भी नहीं देखेंगी। 6 लड़कियां 6,000 होकर आएंगी और तालाब में डूबते डूबते नाक में दम कर देंगी। 6 लड़कियां चिड़िया बनकर आएंगी, हर दम तिनके गिराती रहेंगी। 6 लड़कियां चिड़िया बनकर आएंगी, ये हर दम तिनके गिराती रहेंगी। 6 लड़कियों के मरने से कोई यह न समझे कि उन्हें इतनी जल्दी जीत लिया गया है, कि उन्हें इतनी जल्दी जीत लिया गया है। कविता का शीर्षक है अमेरिका का प्यार। अमेरिका चाहता है कि इस धरती के समस्त जन उसे प्यार किया करें, क्योंकि उन्हें
मालूम पड़ गया होगा कि वह दुनिया में कहीं भी, कभी भी कुछ भी कर सकता है। वह अफ्रीका में गंदगी पर भिनभिनाती एक मक्खी को खतरनाक घोषित करके उसे मारने के लिए फौजें भेज सकता है, और उस मक्खी के सिवाय सब कुछ को तबाह कर सकता है। उसमें किसी को कहीं भी सरेआम लूटने, नंगा करने, किसी के भी किसी भी नितांत निजी मामले में दखल देने, किसी की रोजी रोटी और आज़ादी छीन लेने की अद्भुत क्षमता है। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि इस धरती के समस्त जन न केवल उसे प्यार करें, बल्कि प्यार करने का एक इकरारनामा भी करें, जिसका कि वक्त ज़रूरत उनके विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सके। वे प्यार करें, मगर उससे यह पलटकर न पूछें कभी कि क्या वह भी उन्हें प्यार करता है, क्योंकि यह प्यार करने के करारनामे के विरुद्ध है, और इसलिए अमेरिका की बेइज्जती है। और अमेरिका उनसे अपनी तौहीन करवाना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो कि उसे प्यार करते हैं, क्योंकि यह छूट तो उसने उन्हें भी नहीं दी है, जो कि उससे प्यार नहीं करते हैं। उससे प्यार न करने की सजा है मौत। उससे प्यार न करने की सजा है मौत, जो कि संयोग से उससे प्यार करने का पुरस्कार भी है, जो कि संयोग से उससे प्यार करने का पुरस्कार भी है। कविता का शीर्षक है बुलडोजर एक विचार है। बुलडोजर एक विचार है जो एक मशीन के रूप में सामने आता है और आंखों से ओझल रहता है। बुलडोजर एक विचार है। हर विचार सुंदर नहीं होता, लेकिन वह चूंकि मशीन बनाया है, तो इस विचार को भी कुचलता हुआ आया है कि हर विचार को सुंदर होना चाहिए। बुलडोजर एक विचार है जो अपने शोर में एक दहशत को निगल देता है। बुलडोजर एक विचार है जो अपने शोर में हर दहशत को निगल लेता है। तमाशबीन इसके करतब देखते हैं और अपने हर उद्वेलन पर खुद बुलडोजर चला देते हैं। जब भी देखो मशीन को, इसके पीछे के विचार को देखो। जब भी देखो मशीन को, इसके पीछे के विचार को देखो, वरना हर मशीन जिसे देखकर बुलडोजर का ख्याल तक नहीं आता, बुलडोजर साबित हो सकती है। बुलडोजर साबित हो सकती है। कविता का शीर्षक है वे जो जीवन को फिर से जीने लायक बनाते हैं। इस संसार को मेरे जैसे लोग नहीं चलाते। इस संसार को मेरे जैसे लोग नहीं चलाते, जो सामने आए संकट को देखकर भगवा जाते हैं। इसे चलाते हैं वे जो अपने प्रिय से प्रिय की आकस्मिक और खौफनाक हालत में हुई मौत के बावजूद अपना होश बनाए रखते हैं। और जब उनके अपने ही रिश्तेदार, मित्र, परिचित उनकी छाती से लगकर, उनके सिर पर कंधा रखकर फफक फफक कर रोते हुए कहते हैं, यह क्या हो गया रे, भगवान ऐसा तो किसी दुश्मन के साथ भी न करे, आदि आदि कहकर उन्हें भी रुलाने की कोशिश करते हैं, तो वे इस भावुकता की भरसक उपेक्षा करते हुए उनसे जल्दी से जल्दी पिंड छुड़ाते हैं, और रोने के बार बार उठते और गिरते करुण स्वरों के बीच शांत और सुस्थिर बने रहने का प्रयत्न करते हुए लगातार सक्रिय बने रहते हैं, ताकि इंतजाम में कोई कोर कसर न रह जाए। जैसे उनके लिए अपने बेटे बेटी, भाई बहन या मित्र का उनके देखते देखते
उनकी आंखों के सामने ठीक उस समय मर जाना कोई समस्या न हो जब बचने की उम्मीद सबसे ज्यादा बताई जा रही थी, बल्कि समस्या हो तमाम इंतजाम करना। जिन रिश्तेदारों को आधी रात को नींद से जगाकर मौत की खबर देना जरूरी है, उन्हें फोन करना। इस वक्त भी किसी तरह दुकान खुलवाकर बर्फ की सिल्ली मंगवाना, मुर्दा गाड़ी की व्यवस्था के लिए किसी से निवेदन करना, अस्पताल से डेथ सर्टिफिकेट जल्दी हासिल करने का जुगाड़ करना, अंतिम संस्कार की सामग्री का समय पर प्रबंध करना, जो सुबह शोक मनाने आएंगे उनके लिए घर में बैठने की जगह बनवाना, पर्याप्त दरियों की व्यवस्था करना, जो रिश्तेदार या मित्र रात भर शव के साथ जाग रहे हैं उनसे लगातार बैठने या आराम करने का अनुरोध करना, सदमे से किसी की तबीयत न बिगड़ रही हो उसके लिए दवा आदि का इंतजाम करने के लिए किसी से कहना, इस संसार को फिर से जीने लायक और मौत को भुलाने लायक बनाते हैं। ऐसे ही लोग और वे भी जो लाश को कंधा देने से कभी पीछे नहीं हटते, उसे तरगटी में कसकर बांधते हैं, उसे नहलाने ले जाते हैं, चिता पर उसे संभाल कर धीरे से रखते हैं, लकड़ियां चुन चुन कर रखते हैं और इस बात का ख्याल रखते हैं कि शव ठीक से जल जाए। वे नहीं जो केवल आंसू बहाते हैं, सिसकियां भरते हैं, मरने वाले और उसके परिवार से अपनी नजदीकी का गौरवपूर्ण बखान करते हैं, मगर दूर इस तरह खड़े सब कुछ देखते रहते हैं जैसे उनके हाथ पैर ही ना हो, जैसे उन्हें कुछ करना धरना आता ना हो, मौत की परिस्थितियों के विस्तृत विश्लेषण के अलावा। वही अंत में घड़ी देखते हुए हाथ मुंह धोकर कुल्ला करके मरने वाले के रिश्तेदार के कंधे पर हाथ रखकर अपनी उपस्थिति को फिर से दर्ज कराते हुए कुछ काम हो तो बताना जैसी फिजूल बातें कहकर चले जाते हैं। वे जो अपने अंदर की सारी उमड़न घुमड़न को, सारी अनिश्चितताओं, आशंकाओं, अव्यवस्थाओं को सबके सामने व्यक्त सूनेपन को भी अव्यक्त रखने की कोशिश करते हैं, मजबूत बने रहने का अभिनय ही सही मगर करते हैं, वे सबसे ज्यादा मानवीय हैं और वे सब जगह होते हैं। उन्हीं के भरोसे मैं जिंदा हूँ। मेरे बाद वही सामान्य बनाएंगे सब कुछ। हो सकता है आप उन्हीं में से एक हो सकता है आप उन्हीं में से एक हों। विष्णु नागर। धन्यवाद मित्रों।